सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेमिस्ट्री। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सब टॉपिक्स जिसमें रहेगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है या स्पेस लैटिस क्या होता है, हिंदी में उसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लैटिस पॉइंट क्या होता है, जालक बिंदु कहते हैं हिंदी में। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, इसको इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका हिंदी में कहा जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा फेस, कॉर्नर, एज के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। और मैं आपको बताऊंगा कि पर एटम जो यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना रहता है, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम रह सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो थ्योरेटिकली भी है और थोड़ा सा इमेजिनरी भी है, आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आज का क्लास लंबा हो सकता है। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज आपका और मेरा दोनों का ब्रेन एक्सरसाइज होने वाला है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स मतलब क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कोई भी स्पीसीज एटम हो सकते हैं। तो ये सब जब अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ पास पास जुड़ के, तो ऐसा एक पैटर्न का निर्माण करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने ब्लू और ब्लैक दो कलर का यूज किया है। पता नहीं मेरा जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर पाएगा नहीं दोनों कलर्स को, पर यहाँ पे दोनों के सीक्वेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे बीच दोनों के बीच में एक मैंने ब्लैक जो सर्कल है वो बनाया हुआ है, और इसी पैटर्न को मैंने 2 बार रिपीट किया है। एक लाइन ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, इस पैटर्न में रिपीट किया है। जब सबको मैंने यहाँ पे पैक कर दिया, जब सब पार्टिकल पैक हो गए, तो इन सब को एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जार टाइप का संरचना बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल का लैटिस या स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब जो है अरेंज हुए हैं स्पेस में, 3D में, इसलिए हम इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक, जाल टाइप का संरचना बनता है इसलिए कहते हैं हम क्रिस्टल जालक। अब होता है लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं। इसमें से हम किसी भी एक पॉइंट को, इसको हम लोग पॉइंट मान के चलते हैं। ये जो सर्कल स्क्वायर में बड़ा बना दिया हूँ, इसको हम लोग पॉइंट मान के चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इसी को ही बोलते हैं जिससे मिलकर एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। लैटिस पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं जालक बिंदु। जो हर एक बिंदु कहने का मतलब यहाँ पे एटम से है या फिर मॉलिक्यूल से है या फिर आयन से है, जो आपस में बार बार रिपीट होकर पूरे जालक का निर्माण कर देते हैं। मतलब इसका पूरा का निर्माण कर दिया। इसको जब मैं बार बार रिपीट करता गया तो पूरा यहाँ पे क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल जालक बन गया। और इसमें से एक पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनिट सेल किसे कहते हैं। यूनिट सेल को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा, ये जो मैंने बड़े बड़े स्फीयर्स बनाए हैं, सर्कल्स बनाए हैं, गोला बना हुआ है, इनके बिंदु को, केंद्र को मुझे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। इसको बनाने के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं और पॉइंट से बनाते हैं फिर से। आपने बहुत सारा रंगोली बनाया होगा, तो मैं आज आप लोगों को रंगोली बनाता हूं, लेकिन ये जो रंगोली है वो केमिस्ट्री का रंगोली है। देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स बनाए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ठीक दोनों डॉट्स के बीच में मैंने कुछ और डॉट्स यहाँ पे बना दिए। फिर अब क्या करने वाला हूँ, जो पहले डॉट्स बनाए थे उनके ठीक नीचे एक लेयर और बना रहा हूँ डॉट्स का। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेयर और बना रहा हूँ जो मैं सेकेंड लेयर बनाया था वैसा। अब देखिए, इससे पहले जो बनाया था वो बड़े स्फीयर से ऐसे गोले थे, अब मैं इन्हीं स्फीयर्स को डॉट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था इन सभी, अगर ये गोले के फॉर्म में होते हैं, सपोज कीजिए कि आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो वो जो गोले थे वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये जो गोले हैं वो पॉइंट हैं, लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु हैं, तो ये सभी आपस में मिल चुके हैं और क्रिस्टल जालक का निर्माण कर चुके हैं। अब यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को समझाने के लिए मैं यहां से समझाऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जिस घर में रहते हैं उसको मान के चलिए, उस घर के कमरे को मान के चलिए, आप जहां बैठे हुए हैं अभी कमरे में, उसको मान के चलिए कि वो यूनिट सेल है। और वो एक क्रिस्टल का लैटिस है। अब वो जो क्रिस्टल का लैटिस है वो जो छोटे टुकड़े से मिलकर बना है, ईंट से मिलकर बना है, वो हो जाएगा, वो जो ईंट है उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। फिर से एक बार समझते हैं, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल एक वो छोटा हिस्सा होता है जिसको बार बार जोड़ते जाने से हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो बड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है वो एक्चुअल में पूरा क्रिस्टल का लैटिस है। अब मुझे इसमें खोजना है क्या, यूनिट सेल खोजना है। तो यूनिट सेल खोजने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ता हूँ। देखिए कैसे जोड़ता हूँ।
ये होगी। मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बना लेता हूँ, नीचे भी ऐसे पॉइंट्स को मैं जोड़ लेता हूँ। अब वापस से इन पॉइंट्स को जोड़ लेता हूँ। तो आपको अब ये ईट टाइप का दिख रहा होगा, ब्रिस्क। अब ये जो ईट यहाँ पे बना हुआ है, इसको जब मैं बार बार ऐसे रिपीट करते जाऊंगा तो पूरे क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। और ये सबसे छोटा इकाई होता है, ईट हमारे घर का सबसे छोटा इकाई होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट मतलब इकाई, एक, जिससे शुरू होता है किसी चीज का निर्माण। तो इससे ही हमारा जो पूरे क्रिस्टल जालक है उसका निर्माण शुरू होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिट सेल। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट थे उनको मैं अगर जूम कर दूं कभी या बड़ा कर दूं तो कुछ ऐसे थे। और ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉट हैं। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इनको भी जोड़ सकता हूं, मैं इनको भी जोड़ सकता हूं, और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। फिर से मैं चाहूं तो इसको भी जोड़ सकता हूं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से। तो यहां पे 3 यूनिट सेल बन गए हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक ई टाइप का है, उसके जस्ट बाजू में एक ई टाइप का है और उसके जस्ट बाजू में एक और ई टाइप का है। तो जब मैं इन सबको जोड़ दिया तो ऐसे बार बार रिपीट करते जाऊं और जोड़ते जाऊं तो इस डायरेक्शन में इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे। और अगर मैं आगे जोड़ते जाऊं तो ऐसे इंफिनिटी तक और आगे लेयर्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। ऐसे ही ठीक इनके ऊपर जोड़ते जाऊं तो ऊपर हाइट में और इंफिनिटी तक, अनंत तक बन जाएंगे। इसके नीचे जोड़ते जाऊं तो नीचे इंफिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। इसके सामने में अटैच करते जाऊं तो इस बोर्ड से सामने की तरफ ऐसे इंफिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। और ठीक इनके पीछे जोड़ते जाऊं तो पीछे भी ये अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो चूंकि इसके ही बार बार रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल लैटिस, पूरा क्रिस्टल जाल, पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जा रहा है, हम इसलिए इसको कहते हैं इकाई, जिससे मिलकर निर्माण होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक और छोटे से एग्जांपल से। मेरे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स हैं और भी, ठीक है। ये जो छोटे छोटे क्यूब हैं, आप इसको समझिए, ये सेंटर में जो क्यूब है, इस सेंटर के इधर भी एक क्यूब जुड़ा है, इधर भी एक क्यूब जुड़ा है, इधर भी एक क्यूब जुड़ा है और यहाँ भी एक क्यूब जुड़ा हुआ है। और ठीक इसके बगल में जुड़ा है, इसके बगल में जुड़ा है, और पीछे ये बार बार रिपीट होकर ये बड़ा सा क्यूब बन गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा बड़ा सा क्यूब है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल का लैटिस है। और इसमें से ये जो कोई भी छोटा सा एक क्यूब को मैं अगर निकालूं तो ये जो क्यूब होगा ये मेरा यूनिट सेल होगा, क्योंकि जब मैंने इसको बार बार रखा, इसके बगल में, इसके पीछे, इसके आगे, इसके ऊपर, नीचे, आमने सामने, हर जगह पर रखता गया, तो इस क्यूब का निर्माण हो गया। तो इसमें एक हिस्से को, एक सबसे छोटे साबुत हिस्से को मैं क्या बोल दूंगा, यूनिट सेल बोल दूंगा, और पूरे को क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है एक यूनिट सेल को। इमेजिन कीजिए कि ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस था उसमें से मैंने एक क्यूब को ऐसे निकाल लिया और यहाँ पे मैं उस एक क्यूब को, एक यूनिट सेल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो अब पूरा का पूरा यूनिट सेल अब वो ये है। अब मुझे बोर्ड में दिखाना है 3D में, तो उसमें एक यूनिट सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी बातें होती है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यूनिट सेल में 3 चीजें होती हैं मुख्यतः। एक होता है फेस, हिंदी में इसको बोलते हैं फलक।
फिर होता है कॉर्नर, ये जो हिस्सा है हिंदी में इसको बोलते हैं कोना। फिर होता है एक एज, इसको बोलते हैं हिंदी में किनारा। अब फेस, कॉर्नर और किनारा क्या होता है मैं आपको इसी क्यूब से समझाता हूं, ठीक है। दो तरीके से समझाऊंगा, एक आप इमेजिन कीजिएगा और एक इस क्यूब से। अगर सपोज ये एक यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल में 6 फेस होंगे, देखिए अलग अलग कलर से। एक ऊपर ये जो सरफेस है, एक फेस जो सतह होगा, जो फलक होगा, एक फलक, इसके ठीक नीचे ये दूसरा, सामने तीसरा, चौथा, पांचवा और इधर छठवां। 6 फेस हो गया। अगर आप किसी कमरे में हैं तो आप इमेजिन कीजिए आपका छत एक फेस है, नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, सामने पांचवा और पीछे छठवां। इस तरह से 6 फेस हो जाएंगे। पूरा इस सतह को हम लोग बोलेंगे फेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉर्नर। तो फेस की संख्या कितनी हो गई? 6। 1 2 3 4 5 और 6। कॉर्नर क्या हो गया? जहां पे 3 फेस मिलते हैं वो बन जाता है कॉर्नर। ये एक फेस, ये एक फेस और ये एक फेस, यहाँ पे 3 फेस मिल रहे हैं, ये और ये। तो इस जगह पे एक किनारा बन गया, इसको बोलते हैं कॉर्नर। तो ऐसे कॉर्नर कितने हैं यहाँ पे? 8 हैं। 1 2 3 4। ऊपर में कितने होंगे? 4। 1 2 3 4। एक बार और देखिए, 1 2 3 4, ये ऊपर हो गए और नीचे भी 4। 1 2 3 4। तो टोटल जो कॉर्नर है वो 8 होते हैं। फिर से अगर आप किसी रूम में हैं तो अब देखिए कितने कॉर्नर्स हैं। अगर मैं जिस रूम में हूं तो बात करूं, वहां पे 8 कॉर्नर है सभी रूम में। अगर वो क्यूबिक टाइप का है, ऐसे टाइप का है, तो उसमें डेफिनेटली 8 कॉर्नर ही होंगे। आप गिन सकते हैं, 4 जमीन पे, 4 कोने में 4 कॉर्नर होंगे और ऊपर छत में 4 कॉर्नर होंगे। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। अब कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मेरी प्रॉब्लम ही है। और क्यूबिक टाइप का अगर रूम है तो आप इजिली कॉर्नर को गिन पाएंगे, देख पाएंगे। 8 कॉर्नर होते हैं। अब आता है एज या किनारा कितना होता है। तो देखिए, जो दो फलक को मिलाता है वहां पे एक एज बन जाता है, वहां पे एक किनारा बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो ऑरेंज कलर है और जो ब्लू कलर है वो इस जगह पे मिल रहे हैं, तो ये एक यहाँ पे किनारा बन गया। तो ऐसे कितने किनारे हैं? तो सबको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल मिला के जो किनारे हैं वो कितने होते हैं? 12। आप एक बार घर में काउंट कीजिए किनारों की संख्या को। आप अगर किसी रूम में हैं तो जहां पे 2 दीवार मिल रहे हैं उस जगह को आप किनारा मानिए और अपने रूम में ही इस वीडियो को पॉज करके काउंट करके देखिए। अगर वो रूम ऐसे क्यूब टाइप का है, क्यूब मतलब घनाकार भी हो सकता है या आयत टाइप का हो सकता है, घनाभ टाइप का हो सकता है, तो आप वहां पे आप काउंट करेंगे तो आपको किनारे की संख्या मिल जाएगी, 12 किनारे। तो कुल मिला के जो फेस है, तो फेस की कुल संख्या एक यूनिट सेल में 6 होती है। कॉर्नर की संख्या कितनी हो गई थी? 8। और जो एज होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12। चलिए मैं आपको इस क्यूब में इनकी संख्या गिना के बता देता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं, एज की संख्या 12 होती है क्या? तो मैंने बताया था ये एक एज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला एज 8, नीचे वाला 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये वाला 12। तो इस तरह टोटल एजेस की संख्या कितनी होगी? 12। कॉर्नर की संख्या 8। देखते हैं 8 कॉर्नर्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं, 8 यहाँ पे सर्कल है, इसका मतलब जो कॉर्नर है वो कितने हैं? 8 है। और फेस यहाँ पे कितने हैं? 6। तो फेस को भी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे बहुत भद्दस लगेगा, लेकिन आप समझ लीजिए ऊपर वाला एक है, एक फेस है ये वाला, नीचे वाला एक फेस 2, फिर ये साइड वाला 3, ये साइड वाला 4, अब ये सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। तो इस तरह से 6 फेस भी हो गए। तो फेस, कॉर्नर और एज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगर यूनिट सेल और उसके बारे में पूरी जानकारी अगर आपको मिल गई होगी तो यूनिट सेल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल जो होते हैं वो बेसिकली
वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर से उनको और कैटेगराइज किया जाए तो वो फिर 4 प्रकार के निकल के आते हैं। अगर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप और एक को बोलते हैं सेंटर्ड। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फिर ये प्रिमिटिव आगे जाके सिंपल क्यूबिक सेल बनाता है, इसको शॉर्ट में एफसीसी पढ़ा जाता है। और जो सेंटर्ड होते हैं वो फिर 3 टाइप के बनाते हैं। ये सब क्या क्या है ये मैं डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल आप समझते जाइए कितने टाइप हैं और क्या है। जो सेंटर्ड है वो 3 टाइप के बनाते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड और एक होता है एंड सेंटर्ड। सेंटर्ड ऑलरेडी लिखा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। इसको शॉर्ट में बीसीसी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में एफसीसी कहा जाता है और इसको शॉर्ट में ईसीसी कहा जाता है। मतलब कुल मिला के 4 हो गए, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। जो प्रिमिटिव होता है वो सिर्फ सिंपल टाइप का होता है। सिंपल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, सेंटर्ड क्या होता है वो आपको बताऊंगा। एक शॉर्ट में ये बता देता हूं कि ये जो हमारा यूनिट सेल दिख रहा है इसमें जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, उनके लोकेशन के हिसाब से इनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो डेटा हम देखते हैं। सबसे पहले एफसीसी क्या होता है, ठीक है। ये एफसीसी सिंपल क्यूबिक सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल घनीय सेल। ये जो एफसीसी होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर एटम हो सकता है, वो सिर्फ इस क्यूब के कॉर्नर पे ही रहते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर मैंने आपको बताया था उनकी संख्या 8 होती है, मतलब इसमें 8 कोनों में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 कोने में ही रहेंगे बस। और अगर हमारा क्यूब ऐसा है, अगर हमारा यूनिट सेल ऐसा है, यूनिट सेल क्या है मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल जो लैटिस है उसमें से जो एक निकल के आ रहा था उसमें से मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। अगर वो यूनिट सेल ऐसा है और उस यूनिट सेल में जो एटम थे वो सिर्फ कॉर्नर पे ही रहते हैं, कॉर्नर पे ही अगर वो रहते हैं तो हम उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनी सेल या एफसीसी। ये अगर हमारा क्यूब है तो एक जो मॉलिक्यूल या एटम होगा उसको हम लोग गोलाकार मान के चलते हैं। तो एक इस कॉर्नर में, एक इस कोने में, एक इस कोने में, इस कोने में, 4 ऊपर और 4 यहाँ पे नीचे। इस तरीके से यहाँ पे एफसीसी का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट सेल आता है हमारा दूसरा टाइप का, जो कि है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसको शॉर्ट में बीसीसी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अंतः केंद्रित घनी सेल। ये क्या होता है, इसमें एफसीसी की तरह कॉर्नर में तो 8 एटम होते हैं, साथ ही साथ ये जो क्यूब बना हुआ है, क्यूब मतलब जो घन बना हुआ है, इस क्यूब के बीचों बीच एक और एटम पाया जाता है या मॉलिक्यूल पाया जाता है या कोई भी एक स्पीसीज पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमारा यूनिट सेल दिखे तो हम उसको बोलेंगे अंतः केंद्रित घनी सेल, मतलब इसके अंदर में एक और केंद्रित है, एक और स्पीसीज केंद्रित है, इसलिए इसको अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में होने के कारण बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल और इसका एक और नाम है ईसीसी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ईसीसी में भी एफसीसी की तरह होता है। एफसीसी कैसे होता था कि कॉर्नर में तो होंगे ही 8 कॉर्नर में, लेकिन एफसीसी में क्या होता था, हर एक फेस के सेंटर में होता था। ईसीसी में क्या होता है, किसी एक पेयर में, वन पेयर, वन पेयर मतलब वन अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड। मतलब अगर यहां पे हमारा कोई भी स्पीसीज है तो इसके अपोजिट वाले फेस में यहां पे होगा, बस हो गया, ये एक ईसीसी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर यहां पे है तो दूसरा वाला यहां पे होगा। ऐसा भी अगर ना हो तो अगर सामने है एक तो दूसरा वाला कहां होगा, पीछे। मतलब किसी भी एक अपोजिट पेयर वाले फलक पे होगा, या तो आमने सामने हो, दाएं बाएं हो या ऊपर नीचे हो, किसी भी एक पेयर में होगा तो हम उसे कहेंगे इन सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस तरह से हमारे 4 टाइप के जो यूनिट सेल हैं उसमें किस तरह से जो एटम रहते हैं या मॉलिक्यूल रहते हैं या आयन रहते हैं वो पूरे क्यूब में किस तरह से विन्यास रहते हैं मैंने आपको बता दिया। आगे समझते हैं कि जो कॉर्नर पे रहने वाला एटम है वो अपने यूनिट सेल को क्या कंट्रीब्यूशन देता है, जो फेस के सेंटर में रहने वाला एटम है वो अपने यूनिट सेल को क्या कंट्रीब्यूशन देता है, और जो एज के सेंटर पे रहने वाला एटम है वो अपने यूनिट सेल को क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे जो कॉर्नर पे रहता है एटम, सपोज ये एक यूनिट सेल है और इसके किसी एक सामने वाले कॉर्नर पे एक गोलाकार, कोई भी यहाँ पे एक गोलाकार एटम है, तो ये जो एटम है अकेले इसी यूनिट सेल से नहीं जुड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं
किसी क्रिस्टल लैटिस की, तो ऐसे ऐसे हजारों लाखों या बहुत ज्यादा संख्या में, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, यूनिट सेल वहां पे होंगे। तो वैसे ही ये जो एटम है ये अकेले के साथ जुड़ा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक हो सकता है, 2, 3, 4, ये सब 4 नीचे में, फिर यहाँ पे 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। इस तरीके से ये जो एक बॉल है वो और 8 के साथ जुड़ा होता है। एक बॉल, आप इस एटम को बॉल समझिए। ये जो बॉल है, आप ऐसा कीजिए, ऐसा क्यूब इमेजिन कीजिए आपके पास है, और एक टेनिस का बॉल है, और आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिए हैं, और उसमें आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऐसे से 8 ठो उस बॉल के चारों तरफ लगा पा रहे हैं, 8 तरफ। मतलब एक, फिर यहाँ पे एक 2, 1, 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4 नीचे में, 1, 2, 3, 4 और 4 ऊपर में, उसी ठीक ऊपर 1, 2, 3, 4। तो बीच में जो मॉलिक्यूल है वो, इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, जैसे कि ये और 8 क्यूब से घिरा हुआ है। ठीक इसी तरह से माना कि यहाँ पे एक और क्यूब है, तो पीछे में भी एक और क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी एक क्यूब हो जाएगा। ये जो 4 दिख रहा है, 1, 2, 3 और 4, ये सब नीचे हैं, और इन 4 के ऊपर फिर से और 4, मतलब ये हो जाएगा 8। यहाँ पे ऊपर में भी, और अगर मैं ऐसी सेम टू सेम बना पाऊँ, 3D में है इसलिए मुझे बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बॉल है बीच में फंस जाएगा, और इस बीच में जो फंसा हुआ बॉल है उसको 8 यूनिट सेल ने घेरा हुआ है। एक बॉल को कितने ने घेरा हुआ है, 8 को। इसका मतलब कॉर्नर का एक, ये कॉर्नर का जो एक हिस्सा होता है, देखिए इसको मैं डार्क कर दिया हूं, ये एक हिस्सा मिलता है, और ये जो एक हिस्सा है वो 1/8 हिस्सा, मतलब एक यूनिट सेल को अपना 1/8 हिस्सा ही दे पा रहा है। इतना ही तो इस यूनिट सेल का है। जो 2 नंबर पे है वो इतना ही है। 1 नंबर पे ये वाला हिस्सा आ रहा है, 3 नंबर पे ये वाला हिस्सा है, और 4 नंबर पे ये वाला हिस्सा आ रहा है, बाकी सब ऊपर चला जा रहा है। मतलब 4 हिस्सा नीचे और 4 हिस्सा ऊपर, और उस 4 हिस्से में से एक हिस्सा एक यूनिट सेल को मिल रहा है। अगर इतना लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है तो सीधी सी बात ये होता है कि जब एक बॉल 8 यूनिट सेल को अपना हिस्सेदारी दे रहा है, तो एक यूनिट सेल के लिए उसका हिस्सेदारी हो जाएगा 1/8 हिस्सा। मतलब एक जो कॉर्नर का एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, वो अपने एक यूनिट सेल को 1/8, 1/8वां भाग ही दे पाता है, क्योंकि वो अकेले इसके साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि और कितने के साथ जुड़ा हुआ है, और 8 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से जो फेस वाला होता है, इसको समझना आसान है। वो ऊपर वाला जो है, एक ऊपर वाले के साथ और जुड़ा होगा ऐसे, और अगर यहाँ पे होगा तो इधर वाले के साथ और जुड़ा होगा। मतलब जो फेस वाला होता है वो 2 यूनिट सेल के साथ जुड़ा होता है एक साथ। अगर फेस में कोई मॉलिक्यूल है, इमेजिन कीजिए कि ये मेरा जो बोर्ड है वो एक दीवार है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे गोला निकला हुआ है, तो वो जो गोला होगा आधा हिस्सा इस दीवार में, इस रूम के लिए रहेगा, और जो पीछे का हिस्सा रहेगा इस दीवार के पीछे वाले रूम में होगा। इसका मतलब वो जो बॉल होगा उसका हिस्सेदारी 2 रूम में होगा, सामने वाले रूम में भी और पीछे वाले में भी। इसलिए जो फेस सेंटर होता है वो एक यूनिट सेल के, एक जो फेस सेंटर होता है वो 2 के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए हिस्सेदारी कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये जो एज वाला है वो कितने के साथ जुड़ा रहता है, जो एज वाला होता है वैसे 4 के साथ जुड़ा रहता है। 4 के साथ कैसे, ये अगर एज है तो इसके सामने भी एक जुड़ा रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। सामने के देखिए, ये एक, इसके ऊपर ठीक एक क्यूब होगा, इसके सामने एक क्यूब होगा, और सामने के ऊपर एक। तो ये जो एज है 4 में कॉमन होगा, 1, 2, 3, 4। इस तरह से इसका हिस्सेदारी 1/4 हो जाएगा। मैं जो बोला उसको अगर समझ में नहीं आया तो ट्रिक्स में याद भी करा सकता हूं। अभी देखते हैं ट्रिक में याद करा देता हूं कैसे। देखते हैं कि पूरा कंट्रीब्यूशन पर एटम कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम हैं, इसको निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं एससीसी में। एससीसी में जो एटम रहते हैं वो कहां रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां रहते हैं, कॉर्नर पे। और कॉर्नर पे कितने एटम रहते हैं, 8 एटम रहते हैं। और एक एटम का हिस्सेदारी कितना होता है, अभी निकाले 1/8, मतलब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रहने के लिए तो एक क्यूब में सभी कॉर्नर में अगर जोड़ दिया जाए तो 8 यहाँ पे एटम्स रहते हैं, लेकिन ये सभी 8 एटम जो हैं
अपने इस क्यूब को सिर्फ 1/8वां हिस्सा ही दे रहे हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पे 8 है, तो इनको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका हिस्सेदारी कितना हो रहा है 1। अगर हम ठीक उसी को देखें BCC के लिए, तो BCC में कहां कहां रहते हैं एटम? कॉर्नर पे रहते हैं और बॉडी के सेंटर पे, मतलब कोने पे रहते हैं, और अंतः केंद्र मतलब केंद्र पे रहता है, बॉडी केंद्र पे। यहाँ पे एक बताया था पूरा बॉडी केंद्र में एक रहता है। तो कॉर्नर में कितने एटम रहते हैं? 8 एटम रहते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। बॉडी के सेंटर में एक ही रहता है, लेकिन ये जो बॉडी का सेंटर है वो किसी और दूसरे के साथ ये शेयरिंग नहीं कर रहा है। बॉडी के केंद्र में ऐसा इमेजिन कीजिए कि रूम के अगर बीचों बीच कोई बॉल है तो वो किसी दूसरे के रूम के साथ टच में ही नहीं होगा, इसलिए हम उसका कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, तो ये 1 है, 1 × 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली हमको क्या मिल जाएगा? 2। अब देखते हैं BCC हो गया, उसके बाद हम देखते हैं FCC का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जो FCC होता है उसमें कॉर्नर पे एटम होते हैं प्लस फेस के सेंटर पे होते हैं। कॉर्नर पे एटम एग्जैक्टली वही जो रिपीट कर रहे हैं बार बार, 8 कॉर्नर पे होंगे और 8 कंट्रीब्यूशन करेंगे। फेस पे कितने? 6 एटम होते हैं और कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, फेस ऊपर नीचे 2 के साथ कर सकता था, आगे पीछे या दाएं बाएं कहीं भी 2 के साथ। तो यहाँ पे मिलेगा कितना? 1 प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा? 3 = कितना मिल गया? 4। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, एक बॉक्स यहाँ पे मैं बनाता हूं, तो FCC के लिए वैल्यू कितना आया? 1। BCC के लिए वैल्यू कितना आया? 2। और FCC के लिए वैल्यू कितना आया? 4। इतने को ही याद रखना है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में पूरा कैलकुलेशन हमारे पास FCC का 1 एटम आ रहा है, BCC का 2 एटम आ रहा है, FCC का 4 एटम आ रहा है। और इस तरीके से हम देखें तो FCC में टोटल एटम रहने के लिए 8 हैं। ये जो टोटल एटम 8 हैं, इनको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जालक बिंदु, तो कुल जालक बिंदु यहाँ पे 8 हैं, लेकिन एटम की संख्या कितनी है? 1, क्योंकि पूरा कंट्रीब्यूशन मिलाने के बाद यहाँ पे 1 हो रहा है। उसी तरह से जब BCC की बात करते हैं तो BCC में कुल एटम की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। कॉर्नर पे 8 और बॉडी के सेंटर में 1, 8 और 1 9, लेकिन एग्जैक्टली एटम की संख्या कंट्रीब्यूशन के बाद कितनी हो रही है? 2। FCC में कुल एटम की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 8 और 6 फेस पे कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, 14 है, लेकिन कुल कंट्रीब्यूशन के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4। इस तरह से हमको यहाँ पे 3 डिजिट ही मिलते हैं, 1 2 और 4। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, S फॉर सिंगल, सिंगल मतलब 1, B फॉर बाई, बाई मतलब 2 एंड F फॉर 4। तो इस ट्रिक से आप सीधा से याद रख लीजिए, बात खत्म। और उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरह से हमने आज देख लिया कि जो FCC होता है, BCC होता है और FCC होता है, उसमें लैटिस पॉइंट की संख्या भले ही 8, 9 और 14 है, लेकिन पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 2 और 4 है। इस तरह से आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।